हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश की पुस्तक ब्लिस में से एक कहानी को लेकर उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है आवर रनवे काइट और लेखिका हैं लूसी मॉन्टगोमरी। तो पाठ में दिए गए लेखिका का जो परिचय है इसे पहले पढ़ते हैं और इसके बाद इस कहानी की जो मूल बातें हैं उसे भी पढ़कर मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो ये सारी बातें अंग्रेजी में है, इसका मैं आप लोगों को हिंदी अर्थ समझा रही हूँ। देखिए, द ऑथर एंड द टेक्स्ट। लूसी मॉड मॉन्टगोमरी 1874-1942। 1874 में उनका जन्म हुआ और 1942 में उनकी मृत्यु हुई। वाज ए कैनेडियन ऑथर बेस्ट नोन फॉर ए सीरीज ऑफ नॉवेल्स बिगिनिंग विथ एने ऑफ ग्रीन गैबल्स। तो लूसी मॉड मॉन्टगोमरी जी एक कैनेडियन ऑथर हैं और वे विशेष रूप से जानी जाती हैं किस लिए? एने ऑफ ग्रीन गैबल्स नाम के जो नॉवेल है उसके धारावाहिक यानी श्रृंखला के लिए। सी रोट न्यूमरस नॉवेल्स, उन्होंने असंख्य उपन्यास की रचना की। पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, कविताएं लिखी और कहानियां भी लिखी, छोटी कहानियां भी लिखी। She was made an officer of the Order of the British Empire in 1935. वे 1935 में ब्रिटिश एम्पायर में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर के पद पर नियुक्त हुई थी। दिस स्टोरी इज अबाउट ए ब्रदर एंड ए सिस्टर लिविंग ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड। यह कहानी आवर रनवे काइट जो है, यह कहानी किसकी कहानी है? एक भाई और एक बहन की, जो एक निर्जन आइलैंड में रहते थे। किसके साथ? विथ देयर फादर, अपने पिताजी के साथ। हु थ्रू ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट गेट रीयूनाइटेड विथ देयर लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स। और इस कहानी में क्या बतलाया गया है कि कुछ घटनाओं के तहत वे पुनः मिलते हैं। किसके साथ? अपने खोए हुए लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स के साथ, यानी खोए हुए अपने रिश्तेदारों के साथ उनका पुनः मिलन होता है। इट इज ए टचिंग टेल, यह एक हृदय स्पर्शी कहानी है। दैट अंडरलाइंस द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों के महत्व को बतलाती है, जो रिश्तों के महत्व को रेखांकित करती है। चलिए इस कहानी को मैं पढ़कर सुनाती हूँ और प्रत्येक पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को बताने के साथ प्रत्येक पंक्ति का मैं हिंदी में अर्थ आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझें। इस कहानी को 3 यूनिट में बांटा गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को पढ़ते हैं। Unit 1. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. तो बिग हाफ मून मतलब बृहत अर्धचंद्राकार एक आइलैंड का नाम है। तो लेखिका का कहना है कि ऑफ कोर्स, निश्चय ही। तो लेखिका का कहना है ऑफ कोर्स देयर वाज नोबडी। लेखिका कहती है निश्चय ही उस आइलैंड पर कोई नहीं था। फॉर अस टू प्ले, उनके साथ खेलने के लिए, यानी बृहद अर्धचंद्राकार आइलैंड में लेखिका के साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। यहाँ पर लेखिका ही नहीं है, लेखिका के साथ उसका भाई भी है, इसलिए अस शब्द का प्रयोग है कि उनके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था। कहाँ नहीं था? बिग हाफ मून आइलैंड में। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड वी डिड। और ऐसा होता था कि वे दोनों भाई बहन ही आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे, यानी एक साथ खेलते थे और उन्होंने वैसा ही किया। एंड वी डिड, यानी वे वैसा ही करते थे। ऐसा नहीं था कि अगर भाई बहन खेल रहे हैं तो उदास हो गए। कहने का तात्पर्य है कि उस आइलैंड में दोनों भाई बहन ही साथ साथ रहते थे और साथ साथ खेलते थे। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड। अब यहाँ पर पुनः लेखिका कहती है कि बिग हाफ मून आइलैंड में हम रहते हैं। वी आर फादर एंड क्लॉड एंड आई एंड ऑन्ट एस्थर एंड मिमी एंड डिक। अब यहाँ पर लेखिका कहना है कि हम जो है आइलैंड में रहते हैं और हम का अर्थ है पिताजी, भाई क्लॉड, स्वयं लेखिका, उनकी एक आंट और उनके 2 बच्चे जिसका नाम क्या है? डिक एंड मिमी। It used to be only father and Claude and I. कुछ समय पहले उस द्वीप पर सिर्फ 3 ही लोग रहा करते थे, पिताजी, क्लॉड और आई अर्थात लेखिका।
इट इज ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देर आर मोर ऑफ अस। अब लेखिका बतलाती हैं कि यह सब पतंग के कारण ही हुआ है कि अब इस आइलैंड में हम 3 के अतिरिक्त अन्य और भी लोग रह रहे हैं, यानी मेरे परिवार के अन्य अन्य लोग भी इस द्वीप में रहते हैं। किस कारण से? एक पतंग के कारण से। दिस इज वाट, यही वह बात है, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट, जिसे मैं आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ। तो यह कौन सी बात है? देखिए, फादर इज द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। लेखिका बताते हैं कि उनके पिताजी जो थे वे कीपर थे। कीपर का अर्थ होता है देखरेख करने वाला। किसकी देखरेख करने वाला? लाइट हाउस की देखरेख करने। लाइट हाउस का अर्थ होता है आलोक स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं। समुद्र के बीच जो द्वीप होते हैं, उस द्वीप में शाम के समय क्या किया जाता है? एक बहुत ऊंचा सा एक स्तंभ बना रहता है, उस स्तंभ के ऊपर एक दीप जलाया जाता है, चाहे वो लालटेन हो या कोई दीपक हो, जला दिया जाता है ताकि समुद्री जहाज के जो नाविक हैं वो शाम के समय, रात के समय क्या करे? उस प्रकाश को देखकर इसका अंदाज लगा सके कि जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर कोई द्वीप है, ताकि उनको किनारा समझ में आए, वे आश्रय लेने के लिए वहां तक जा सकते हैं या फिर उस द्वीप के बगल से सावधानी पूर्वक अपनी नाव को ले जाए। आई एम 11 years old, लेखिका 11 वर्ष की हैं। क्लॉड इज 12, उनका भाई जो है क्लॉड 12 यानी 12 वर्ष का है, यानी लेखिका से 1 वर्ष बड़ा है। इन विंटर व्हेन द हार्बर इज फ्रोजन ओवर, इन विंटर, विंटर यानी ठंडे के मौसम में, हार्बर यानी बंदरगाह, ठंडे के मौसम में बंदरगाह में क्या होता है? इज फ्रोजन ओवर यानी चारों तरफ से बर्फ जम जाती है। वहां का पानी फिर पानी नहीं रहता है, वहां का पानी कैसा हो जाता है? बर्फ बन जाता है। वी ऑल मूव ओवर टू द मेन लैंड, ऐसे समय में वी मतलब फादर, क्लॉड एंड आई यानी लेखिका मैन लैंड यानी मुख्य द्वीप की ओर अग्रसर होते हैं। एज सुन एज स्प्रिंग कम्स बैक वी सेल टू आवर ओन डियर आइलैंड, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु आता है, वैसे ही वी यानी फादर, क्लॉड एंड लेखिका क्या करते हैं? सेल टू आवर यानी प्रस्थान करते हैं नाव के द्वारा, कहिए कहाँ? अपने प्यारे आइलैंड की ओर, यानी जिसका नाम क्या है? बिग हाफ मून आइलैंड। द फनी पार्ट यूज्ड टू बी दैट पीपल ऑलवेज पिटीड अस व्हेन द टाइम कम फॉर अस टू रिटर्न। तो फनी पार्ट, फनी मतलब होता है मजे, तो मजे की बात क्या है कि पीपुल यानी मेनलैंड में रहने वाले जो मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, वे उन्हें कहा गया है, वे क्या करते हैं? ऑलवेज पिटीड मतलब वे दया दिखलाते हैं, वे उन पर तरस खाते हैं। क्या तरस खाते हैं? कि व्हेन द टाइम कम फॉर अस टू रिटर्न, जब उनका वापस लौटने का समय आता है कि बच्चे अब अपने बिग हाफ मून आइलैंड की ओर जाएंगे, तो मेनलैंड में रहने वाले लोग उन बच्चों पर तरस खाते हैं, दया दिखलाते हैं। किस बात का दया दिखलाते हैं? दे सेड वी मस्ट बी सो लोनसम ओवर देयर विथ नो अदर चिल्ड्रन नियर अस। तो मेनलैंड के रहने वाले जो व्यक्ति हैं वे क्या कहते हैं कि ये बच्चे बिग हाफ मून आइलैंड में जाकर क्या हो जाएंगे? अकेले हो जाएंगे। क्यों अकेले हो जाएंगे? क्योंकि वहां पर उनके साथ खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं है। ऑफ कोर्स क्लॉड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विथ अस। लेखिका कहती हैं कि क्लॉड यानी उनका भाई और स्वयं वे सचमुच में यानी ऑफ कोर्स निश्चय ही क्या चाहते थे? समवन टू प्ले विथ अस, कि बिग हाफ मून आइलैंड में भी कोई हो जो उनके साथ खेले। इट इज हार्ड टू रन पीरियड कैप्स एंड थिंग्स लाइक दैट विथ ओनली 2। लेखिका बताती कि बड़ा कठिन हो जाता है 2 बच्चों में बहुत सारा खेल खेलना, जैसे लुका छुपी का खेल, चोर पुलिस का खेल, ये सारा खेल खेलने में बड़ी दिक्कत आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बहुत मज़ेदार खेल खेलते हैं, पर जब 2 बच्चे होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कैसे खेल खेले या कौन सा खेल खेले जो 2 बच्चों में ही खेला जाए। बहुत सोच समझ कर वे खेलते हैं। बट वी यूज टू क्वेरल ए गुड डील विद द मेनलैंड चिल्ड्रन इन विंटर। परंतु यह भी एक बात थी कि विंटर में जब ये मेनलैंड जाते थे तो वहां पर वहां के रहने वाले बच्चों के साथ उनका खूब झगड़ा भी होता था। सो इट वॉज परहैप्स जस्ट एज वेल दैट देयर वेर नोन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून।
तो ये शायद यह इसलिए था कि बिग हाफ मून में क्लॉड और उसके सिवा और कोई बच्चा तो था नहीं। बिग हाफ मून द्वीप में कोई अन्य बच्चा नहीं था। क्लॉड एंड आई नेवर क्वेरल्ड, यही कारण है कि क्लॉड और उसके बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। टू बी श्योर फादर डिडंट सीम टू हैव एनी रिलेशन एक्सेप्ट अस, ऐसा लगता था कि पिताजी के पास हम दोनों के अतिरिक्त और कोई रिश्तेदार था भी नहीं, कोई सगा संबंधी था भी नहीं। दिस यूज टू पजल क्लॉड एंड मी, यह बात जो है क्लॉड और लेखिका को बहुत ही परेशान करती थी। पजल माने परेशान कर देना। एवरीबडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशंस, रिलेशन माने संबंधी, मेनलैंड में रहने वाले सभी लोगों के संबंधी थे। वाई हैडेंट वी, लेखिका के मन में यह सवाल उठता है तो हमारे क्यों नहीं हैं, यानी सबके संबंधी हो हैं तो हमारे संबंधी क्यों नहीं हैं। वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, तो क्या इसका यह कारण था कि हम लोग आइलैंड में रहते हैं। वी थॉट इट वुड बी सो जॉली टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कजिन्स। वी थॉट मतलब लेखिका, लेखिका यह सोचती थी कि यदि उनके रिलेटिव्स होते, अगर उसके अंकल होते, आंट होते, उसके कजिन्स यानी चचेरे ममेरे भाई बहन होते, तो उनका समय जो होता वह कितने खुशी और आनंद से भरा होता। यहाँ जॉली का अर्थ होता है खुशी और आनंद से भरा होना। जॉली का अर्थ होता है खुश होना, आनंदित होना। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट, एक बार हमने का अर्थ है लेखिका ने, क्लॉड ने क्या किया, पिताजी से यह प्रश्न पूछा कि उनके संबंधी क्यों नहीं हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, बट ही लुक्ड सो सॉरोफुल दैट वी विश्ड वी हैडंट। तो पिताजी ने उनके तरफ ऐसे दुखपूर्ण नेत्रों से देखा कि उन बच्चों को लगा कि हमें अब ऐसा प्रश्न कभी पूछना नहीं चाहिए, या वो दोबारा अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। He said that it was all his fault, पिताजी ने बतलाया कि यह सब उसके गलती के कारण ही है कि उनके आज कोई सगे संबंधी नहीं है। क्लॉड एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मींट, लेखिका कहती है कि वे और उसके भाई दोनों ही इस बात को समझ नहीं पाए कि पिताजी ने क्या कहा, यानी पिताजी ने जो बात कही उसका अर्थ इन्हें समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर यूनिट 1 समाप्त होता है। अब चलिए यूनिट 2 को मैं पढ़ाती हूँ। यूनिट 2, इट इज ऑलवेज लवली ऑन बिग हाफ मून इन समर, गर्मी के मौसम में बिग हाफ मून यानी बृहद अर्धचंद्राकार आइलैंड में गर्मी का जो मौसम है वह बड़ा ही सुहाना होता है। व्हेन इट इज फाइन, जब मौसम अच्छा होता है तब क्या होता है, हार्बर यानी बंदरगाह नीला और शांत रहता है। विथ लिटिल विंड एंड रिपल्स, हवाएं शांत रहती हैं और लहरें खामोश रहती हैं। रिपल्स मतलब लहरों का खामोश होना। एवरी समर वी हैड सम हॉबी, सभी गर्मी के मौसम में हमारे भी कुछ शौक होते हैं। द लास्ट समर बिफोर डिक एंड मिमी केम, यानी डिक और मिमी के आने के पहले वाले जो गर्मी का मौसम था उस समय वी वेयर क्रेजी अबाउट काइट्स। तो लेखिका कहती है कि पिछले साल डिक और मिमी के आने के पहले हम लोगों में क्या था, पतंग उड़ाने का नशा सवार था, यानी क्रेजी, क्रेजी मतलब था नशा। ए बॉय ऑन द मेन लैंड शोड क्लॉड हाउ टू मेक देम, एक लड़का जो कहाँ का रहने वाला था, मेनलैंड का रहने वाला था, मुख्य द्वीप का रहने वाला था, उसने बतलाया था, दिखाया था, उसने शोड माने दिखाया था किसे, क्लॉड को, हाउ टू मेक देम, देम मतलब पतंग, पतंग कैसे बनाया जाता है यह मेनलैंड में रहने वाला एक लड़के ने सिखाया था, बतलाया था। बैक ऑन द आइलैंड वी मेड प्लेंटी ऑफ काइट्स, प्लेंटी माने बहुत, तो अपने आइलैंड में बैक करके यानी वापस लौट कर हमने बहुत सी पतंग बनाई। क्लॉड वुड गो अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, क्लॉड जो क्या करता था द्वीप के दूसरी ओर चला जाता था। एंड वी वुड प्ले, हम लोग खेलते थे, कौन सा खेल खेलते थे, शिप रैक्ड मैरिनर्स सिग्नलिंग टू ईच अदर विथ काइट्स, और हम लोग ऐसे खेलते थे मानो टूटे जहाज के नाविक जो हैं एक दूसरे को पतंग के द्वारा क्या करते हैं, सिग्नल दे रहे हैं, संकेत भेज रहे हों। वी हैड ए काइट दैट वॉज बिग एंड कवर्ड विथ लवली रेड पेपर, हमारे पास एक बहुत बड़ी पतंग थी जो लाल रंग के सुंदर कागज से वो ढकी हुई थी या बनी हुई थी।
We pasted gold tinsel stars all over it and had written our names full on it. Claude lit and Philippa lit. Big half moon lighthouse. और हमने उस पतंग के ऊपर क्या किया था, सुनहरे रंग के तारा को चिपका दिया था और उस पर अपना नाम भी लिख दिया था। क्या नाम लिखा था? क्लॉड लीट एंड फिलिपा लीट। और पता लिखा था बिग हाफ मून लाइट हाउस। वन डे देयर वॉज ए ग्रैंड विंड फॉर काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग मैंने पतंग को उड़ाने वाली, और ग्रैंड मैंने बहुत ही अच्छी, विंड मतलब हवा। एक दिन जो है द्वीप में पतंग उड़ाने लायक बहुत अच्छी हवा चल रही थी। आप सभी जानते हैं कि पतंग जब आकाश में उड़ती है तो उसके लिए हवा का एक सुंदर वेग का होना बड़ा ही जरूरी है। अगर हवा नहीं चलेगी तो पतंग को भी उड़ाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसी का वर्णन है कि एक दिन ऐसा था जिस दिन द्वीप में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एक दिन द्वीप में पतंग उड़ाने लायक हवा बह रही थी। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड। मैं श्योर नहीं हूँ कि यह घटना कैसे घटित हुई। बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द रॉक्स। परंतु जब मैं पतंग को अपने साथ लेकर घर के अंदर से बाहर आ रही थी तभी मैं फिसली और चट्टान पर गिर पड़ी। माई एल्बो वेंट क्लियर थ्रू द काइट मेकिंग ए बिग होल। और उसकी जो कोहनी थी, एल्बो मतलब कोहनी, वह पतंग के आर पार चली जाती है जिससे पतंग में एक छेद हो जाता है, होल हो जाता है। वी हैड टू हरी टू फिक्स द काइट इफ वी वांटेड टू सेंड इट अप बिफोर द विंड फेल। हमें किस बात की जल्दी थी कि पतंग को कैसे ठीक किया जाए, उस होल को कैसे बंद कर दिया जाए ताकि हवा बंद होने से पहले ही उस पतंग को आसमान में उड़ाया जा सके। वी रस्ड इनटू द लाइट हाउस टू गेट सम पेपर। और लेखिका कहती हैं कि वह बहुत ही जल्दी से लाइट हाउस के अंदर बड़ी तेजी के साथ जाती हैं ताकि कुछ पेपर ला सके और पतंग पर उसे चिपका कर उसके छेद को बंद कर सके। वी न्यू देयर वाज नो मोर रेड पेपर्स। हमें मालूम था, यानी लेखिका को यह मालूम था कि कोई भी लाल पेपर वहां बचा हुआ नहीं है। वी टुक द फर्स्ट थिंग दैट कम हैंडी एंड ओल्ड लेटर लाइंग ऑन द बुक केस इन द सिटिंग रूम। तो बैठक खाने के किताबों वाली मेज जो है, यानी सिटिंग रूम यानी बैठक खाना, और बुक केस यानी किताब जहाँ पर रखी जा रही है वहाँ पर किताबों वाली जो मेज है वहाँ से वे क्या करते हैं, एक पुरानी चिट्ठी को लेते हैं। वी पैस्ट द काइट अप विथ द लेटर। और उसी चिट्ठी को पतंग के ऊपर चिपका देते हैं। ए सीट ऑन इच साइड एंड ड्राइड इट बाय द फायर। यानी पतंग के दोनों तरफ उस चिट्ठी को चिपका करके आग में उसे सुखा लेते हैं। वी स्टार्टेड आउट एंड अप वेंट द काइट लाइक ए बर्ड। इसके बाद क्या करते हैं, वे पतंग को उड़ाना शुरू करते हैं और पतंग जो है एक पक्षी की तरह आसमान में उड़ने लगता है। द विंड वॉज ग्लोरियस एंड इट सोड। हवा जो है बड़े ही मजेदार थी और उसके साथ ही साथ क्या होता है, मतलब पतंग जो है आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगती है। ऑल एट ऑन्स स्नैप एंड देयर वाज ए क्लॉड स्टैंडिंग विथ ए बीट ऑफ कॉर्ड इन हिज हैंड लुकिंग फुलिश। इसके बाद क्या होता है, अचानक से पतंग की डोर कट जाती है। स्नैप माने कट जाना, और क्लॉड क्या करता है, वही डोर को पकड़े हुए मूर्ख की तरह खड़ा रह जाता है। आवर काइट हैड सेल्ड अवे ओवर टू द mainland। और हमारा जो पतंग था वह mainland के ऊपर तो तैरता हुआ चला जाता है। हमारी पतंग जो है उड़ते हुए मुख्य द्वीप पर पहुंच गई। यहाँ पर यूनिट 2 समाप्त होता है। अब यूनिट 3 को मैं पढ़ाती हूँ। यूनिट 3, ए मंथ लेटर ए लेटर कम फॉर फादर। एक महीने बाद पिताजी के पास एक चिट्ठी आती है। आफ्टर ही फिनिश रीडिंग इट हिज आई लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग। पत्र पढ़ना समाप्त करते ही, फिनिश्ड मतलब समाप्त करना, पत्र समाप्त होने के बाद ही उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगा, हिज आईज लुक्ड, ऐसा लगा, कैसा, ही हैड बीन क्राइंग, मानो वे रो रहे थे। डू यू वांट टू नो व्हाट बिकम ऑफ योर काइट, ही सेड। ही मतलब पिताजी। पिताजी ने कहा, क्या कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पतंग के साथ क्या हुआ? देन ही सेट डाउन बिसाइड अस एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी। इसके बाद वे हमारे पास आकर बैठ गए और हमें सारी कहानी बतलाई।
फादर हैड ए ब्रदर एंड सिस्टर। पिताजी के एक भाई और एक बहन थी। ही हैड क्वेरल्ड विथ हिज ब्रदर एंड लेफ्ट होम। पिताजी अपने भाई के साथ झगड़ा किए और उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। Years afterward, he felt sorry, and when he went back, he found his brother had died and he couldn't find his sister. बहुत वर्षों के बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब वे क्या करते, अपने घर वापस जाते हैं। तो क्या पाया कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी और उसे उसकी बहन उन्हें नहीं मिली और उनकी बहन का कोई पता उन्हें नहीं मिला। The letter father had just received was from his sister, जिसका नाम क्या है, आंट एस्थर, मदर ऑफ डिक एंड मिमी। यानी पिताजी को आज जो चिट्ठी मिली है, जिसे पढ़कर पिताजी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे रो रहे थे, तो यह चिट्ठी किसके तरफ से है, उनकी बहन की तरफ से है, जिनका नाम क्या है, एस्थर। यानी वो उनकी बुआ है जो डिक एंड मिमी की माँ है। She was a widow who lived hundreds of miles inland. वह अब एक विधवा थी जो मीलों दूर देश के भीतरी भाग में रहती है। One day when Dick and Mimi were out of the woods, they discovered the kite on the top of a tree and carried it home. एक दिन जब डिक और मिमी जो है जंगल गए थे, तभी उन्होंने उस पत्र को पाया। डिस्कवर यानी खोजा। कहाँ पर, टॉप ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की ऊंची डाल पर वह पतंग जो है लटका हुआ था, जहाँ से डिक और मिमी ने उस पतंग को उतारा और कैरिड इट होम, उसे अपने घर ले गए। व्हेन देयर मदर सॉ द काइट पैच्ड विद द लेटर शी टर्न्ड पेल। जब डिक और मिमी की माँ ने उस पतंग पर चिपके हुए पत्र को देखा तो शी टर्न्ड पेल, तो वह जो है एकदम विस्मित रह गई, फीकी पड़ गई। फीकी पड़ना मतलब होता ना चेहरा का रंग उड़ जाना, उसे कहते हैं फीका पड़ना। इट वॉज द वेरी लेटर शी हैड वंस रिटर्न टू हर ब्रदर। तो इट वॉज द वेरी लेटर, यह वही पत्र था जिस पत्र को उसने एक बार अपने भाई को लिखा था। फिलिपा वॉज हर मदर्स नेम एंड क्लॉड वॉज हर फादर्स नेम। फिलिपा उसकी माँ का नाम था और क्लॉड जो है उसके पिता का नाम था। She knew who we must be. वह जानती थी कि हम कौन थे। So he sat down and wrote to Big Half Moon and father received her letter. इसके बाद वह बैठ गई और बिग हाफ मून के नाम एक पत्र लिखा और वह पत्र किसे प्राप्त हुआ, उसके पिताजी को प्राप्त हुआ। यानी लेखिका के पिताजी को वह पत्र मिला। नेक्स्ट डे फादर वेंट एंड ब्रॉट आंट एस्थर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम। अगले दिन पिताजी आंट एस्थर अपनी बहन के पास जाते हैं और वहाँ जा कर के अपनी बहन को और डिक और मिमी को साथ लेकर आते हैं। दे हैव बीन हियर एवर सिंस। उसके बाद से वे सभी यहीं पर रहते हैं। आंट एस्थर इज ए डियर एंड डिक एंड मिमी आर टू जॉली फॉर वर्ड्स। आंट एस्थर जो है सभी को प्रिय है, सभी उसे पसंद करते हैं, सबकी वह प्रिय है। और डिक और मिमी जो है इतने खुश हैं कि उनके खुशी का वर्णन जो है शब्दों में नहीं किया जा सकता है। बट द बेस्ट ऑफ इट ऑल इज दैट वी हैव रिलेशंस नाउ। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि वी हैव रिलेशंस नाउ, अब हमारे संबंधी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। अगले वीडियो में मैं इस कहानी से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्नों की सूची आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।